व्यूवर्स, आज हम आईपीसी के आगे के सेक्शन डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम सेक्शन 90 तक कवर कर चुके हैं। आज हम सेक्शन 91 से आगे के सेक्शन डील करेंगे। जो सेक्शन 91 है वो इस बारे में बात करता है कि एक्सक्लूजन ऑफ एक्ट्स विच आर ऑफेंस इंडिपेंडेंटली टू हार्म कॉज्ड। दो एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 87, 88, 89 डू नॉट एक्सटेंड टू एक्ट्स, वो एक्सटेंड नहीं करता विच एन ऑफेंस इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी हार्म विच दे मे कॉज और टू बी intended to cause or to be known to be likely to cause or to the person give the consent on the whose behalf the consent is given। आप इसको इलस्ट्रेशन से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जो इसका इलस्ट्रेशन है 91 का, causing miscarriage unless caused in good faith for the purpose of saving the life of woman। बस तो मिसकैरेज कराना कोई ऑफेंस ही है, बट अगर वो गुड फेथ में और पर्पस लाइफ सेविंग के लिए, वुमेन की लाइफ की सेव के लिए, इज द ऑफेंस इंडिपेंडेंटली ऑफ एनी हार्म विच इट मे कॉज टू बी इंटेंड टू कॉज टू बी वुमेन। देयरफॉर इफ इट इज़ नॉट एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ सच हार्म and the consent of woman or her guardian to the causing such miscarriage does not justify the act। उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 92, एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ पर्सन विदाउट कंसेंट। अगर हम कोई एक गुड फेथ में कर रहे हैं बेनिफिट के लिए, पर्सन के लिए, बिना उसकी कंसेंट के, तो नथिंग इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म विच इट मे कॉज टू ए पर्सन फॉर हुज benefit it is done in good faith even without that person consent if the circumstances are such that is impossible for that person to signify consent or if that person is incapable of giving consent and has no guardian or other person in lawful charge of him from whom it is possible to obtain consent in time for the thing or to be done with benefit। मतलब कि कोई भी किसी की बिना उसकी कंसेंट के अगर कोई भी काम उसकी अच्छाई के लिए करता है तो वो ऑफेंस की उसमें नहीं आता है। जो इसका प्रोविज़ो है वो बात इसका जो प्रोविज़न है आगे इस सेक्शन को ऑपरेट करता है कि जिसका फर्स्ट प्रोविज़ो बात करें, दैट इज़ एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू द इंटेंशनली कॉजिंग डेथ अटेम्प्ट ऑफ कॉजिंग डेथ। मीन्स जैसे हम किसी की अच्छाई के लिए काम तो कर रहे हैं गुड फेथ में बिना उसकी कंसेंट में, वो तो ठीक है, वो कोई ऑफेंस की श्रेणी में नहीं आता। बट इसका जो प्रोविज़ो है वो बात करता है कि हम कोई ऐसा काम नहीं कर रहे कि जिससे इंसान की मृत्यु हो जाए, डेथ हो जाए, या फिर अटैम्प्ट टू कॉज डेथ जिससे उसकी डेथ होना अवश्य है, तो हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। इस चीज़ में हम मतलब कि बेनिफिट नहीं ले सकते हैं कि भाई ये कोई ऑफेंस थोड़ी हम तो इसके लिए कर रहे थे, ऐसा नहीं है। उसके बाद सेकेंडली कहता है दैट दिस एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू द डूइंग ऑफ एनीथिंग विच अ पर्सन डूइंग इट नोज टू बी लाइकली टू कॉज डेथ और एनी पर्पस अदर देन द प्रिवेंशन ऑफ डेथ, ग्रीवियस हर्ट और द रिमूव ऑफ द ग्रीवियस हर्ट, या फिर ग्रीवियस हर्ट वगैरह करना। उसके बाद है थर्डली दैट दिस एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू द वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट, और ये वहाँ भी एक्सटेंड नहीं करेगा जब वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट है या फिर अटैम्प्ट है वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट का और एनी पर्पस के लिए कि भाई डेथ हो जाए या हर्ट हो जाए, तो वहाँ पे ये एक्सटेंड नहीं करेगा। और फोर्थ है दैट दिस एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू द अबेटमेंट ऑफ एनी ऑफेंस टू बी कमिटिंग ऑफ दिस ऑफेंस इट वुड नॉट एक्सटेंड, तो अबेटमेंट के उसमें भी नहीं करेगा। मतलब ये जो इसके जो प्रोविज़ो हैं फर्स्टली, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो ये बताते हैं कि कहाँ तक ये मतलब कि एक्सटेंड नहीं करेगा। वैसे तो हम किसी की अच्छाई के लिए कोई काम कर रहे हैं तो वो ऑफेंस नहीं है, चाहे भले उनके बिना कंसेंट से कर रहे हैं, बट हम उसके बिना कंसेंट के कर रहे हैं लेकिन काम ऐसा कर रहे हैं जिससे उसको ग्रीवियस हर्ट हो, डेथ हो जाए, तो वो चीज़ इसमें लाइबल नहीं होगी। उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 93, कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ। अगर कम्युनिकेशन गुड फेथ में है तो वो भी ऑफेंस नहीं है। नो कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ इज़ एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म फॉर द पर्सन टू whom इट इज़ मेड फॉर बेनिफिट ऑफ दैट पर्सन। इसका जो इलस्ट्रेशन है वो भी इम्पोर्टेंट है कि एक सर्जन है
वो गुड फेथ में कम्युनिकेट करता है अपने पेशेंट से ओपिनियन दैट इज़ कांट लाइव, कि वो अब जिंदा नहीं रहेगा, और द पेशेंट डेड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ स्ट्रोक, तो वो मतलब स्ट्रोक से उसकी डेथ हो जाती है। हैज़ कमिटेड नो ऑफेंस, तो ए ने ना कोई ऑफेंस नहीं किया है। थ्रू ही नो इट टू बी लाइकली डेट द कम्युनिकेशन में माइट कोज द पेशेंट डेथ। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 94 की, एक्ट टू विच अ पर्सन इन कंपेल्ड बाय थ्रेट्स। 94 बताता है कि किसी से जो एक्ट कराया गया है ना, वो इस उससे कराया है, उसको कंपेल करके, थ्रेट्स करके, मतलब धमका के किसी से कोई एक्ट कराया गया है। तो एक्सेप्ट मर्डर, मतलब मर्डर को छोड़कर, कि भाई आप कितना भी किसी से नहीं वो हो जाओगे कि आप मर्डर कर दो और फिर क्या, तो नहीं जी आप प्राइवेट डिफेंस ले लो कि नहीं भाई हमने तो, उसने हमको धमकाया था तो इसलिए हमने मर्डर कर दिया, ऐसा नहीं होता है। एक्सेप्ट मर्डर एंड ऑफेंस एंड अगेंस्ट अ स्टेट पनिशेबल विद डेथ, nothing is an offense which is done by person who is compelled to do it by threats with at any time of doing it reasonable cause the apprehension that instant that to that person will otherwise to be consequence proviso, the person doing the act did not of his own accord or from the reasonable apprehension of harm to himself short of instant death place himself in situation by which he becomes subject to such constraint। लेकिन जो इसका मतलब कि जो इसका एक्सप्लेनेशन है वो बताता है कि पर्सन हु ऑफ हिज अकॉर्ड और बाय रीजन ऑफ द थ्रेट ऑफ रिटर्न join a gang of decades knowing their character is not entitled to benefit of this exception on the ground of the having been compelled by his association to do anything that is an offense by law, means वह कोई भी पर्सन जो स्वयं अपनी इच्छा से खुद अपने अकॉर्डिंग या पीटे जाने की धमकी के कारण डाकुओं की टोली में उनके शील को जानते हुए कि भाई डाकू अच्छे पर्सन नहीं है, उनका करेक्टर अच्छे नहीं सम्मिलित होता है और इस आधार पर कि इस अपवाद का फ़ायदा उठाने का हकदार नहीं, तो वो इस एक्सेप्शन का फ़ायदा नहीं उठाएगा भाई कि मेरे को ज़बरदस्ती विवश किया गया था, कि मेरे को धमकाया गया था, कि वह अपने साथियों द्वारा ऐसी बात के लिए विवश किया गया था, तो वो ऑफेंसिव होगा। उसके बाद है सब सेक्शन, अब एक्सप्लेनेशन 2 है 94 की, ए पर्सन सीज्ड बाय ए गैंग ऑफ डेकेट्स एंड फोर्स बाय थ्रेट और इंस्टेंट डेथ और टू डू ए थिंग विच एन ऑफेंस बाय लॉ, और फिर एग्जाम्पल अ स्मिथ कंपेल्ड टू टेक हिज टूल्स एंड टू फोर्स एंड डोर ऑफ हाउस फिर डेकेट्स टू एंटर द प्लंडर इट टू एंटाइटल टू बेनिफिट ऑफ दिस एक्सेप्शन। मतलब लेकिन जिसका सेकंड एक्सप्लेनेशन है वो अलग ही बात करता है, वो बताता है कि जो कोई डाकुओं की एक टोली द्वारा अभिग्रहित और तत्काल मृत्यु की धमकी, मतलब कि उसको डाकुओं की कोई टोली है, ग्रुप है गैंग का, तो वो उसको धमकी दे रहे हैं कि भाई हम तुम्हें मार दें किसी बात के लिए, जो ऑफेंस है उसको विवश कर रहे हैं कि, और वो बंदा ना एग्जाम्पल के थ्रू आप मान लो कि वो एक स्मिथ है, लोहार है, जो अपने औजार लेकर एक गृह का किसी भी घर का ताला तोड़ने के लिए उसको मजबूर किया जा रहा है, अगर वो ऐसा कर देता है भाई उसको धमकी दी जा रही है, तो उसको इस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा, तो वो इस एक्सेप्शन के अंदर आता है, वो एंटाइटल होगा बेनिफिट के इस एक्सेप्शन के अंडर। उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 95, एक्ट कॉजिंग साइलेंट हार्म। Nothing is an offense by reason that it causes or that is intended to cause or that is to known to be likely to cause any harm if that harm is to so light that no person of ordinary sense and temper would complain of such harm। Means कि वो जो ऑफेंस नहीं होगी, जो छोटे छोटे से ऑफेंस लाइक किसी को चुटकी काट देना, ये सब ऐसे तरीके से, तो ये सब ऑफेंस के उसमें नहीं आता है। सेक्शन 95 यही बताता है। उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 96, थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस। जो प्राइवेट डिफेंस के प्रोविज़न है वो 96 से 106 तक हम डील करेंगे। जो थिंग्स डन इन, नथिंग इज़ एन ऑफेंस विच इज़ डन इन एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, मतलब वो चीज़ ऑफेंस नहीं है, कुछ ऑफेंस नहीं है। अगर हम प्राइवेट डिफेंस में करते हैं, अपने आप को बचाने के लिए कोई काम करते हैं, तो वो ऑफेंस नहीं है। 96 सिर्फ इतनी बात करता है। उसके बाद 97 बताता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड ऑफ प्रॉपर्टी।
एवरी पर्सन हैज़ अ राइट, हर पर्सन के पास राइट है, सब्जेक्ट टू द रेस्ट्रिक्शन कंटेन इन सेक्शन 99 टू डिफेंड फर्स्टली हिज ऑन बॉडी एंड द बॉडी ऑफ एनी अदर पर्सन अगेंस्ट एनी ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। मतलब किसी भी पर्सन को राइट है प्राइवेट डिफेंस का खुद की बॉडी के लिए और किसी अनदर की बॉडी के लिए कि भाई उसके साथ कुछ गलत हो रहा है अगेंस्ट एनी ह्यूमन अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। उसके बाद सेकेंडली बात करते थे प्रॉपर्टी whether movable or immovable or himself or of any other person against any act which is an offense falling under the definition of theft, robbery, mischief, criminal trespass or which is the attempt to commit theft, robbery, mischief or criminal trespass। किसी ऐसे कार्य के विरुद्ध जो थेफ्ट है और रॉबरी है, मिसचीफ, क्रिमिनल ट्रेसपास मतलब कि उसकी डेफिनेशन में आते हैं या जो उसकी प्रयत्न में आते हैं या अपनी किसी अन्य व्यक्ति की चाहे करेगा तो फिर वो ऐसे में उसके भी प्राइवेट डिफेंस का उसको अधिकार है प्रॉपर्टी के अगेंस्ट भी। 97 हमें यही बताता है कि इंसान को अपनी बॉडी और अपनी प्रॉपर्टी और अदर पर्सन बॉडी के लिए भी प्राइवेट डिफेंस का अधिकार है। 98 बताता है राइट टू प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड एक्सेट्रा। मतलब कि ऐसे व्यक्ति के कार्य ऐसे व्यक्ति के वर्ग के उस पर भी हमें प्राइवेट डिफेंस का अधिकार है जो पागल है, अनसाउंड माइंड है। When an act which would otherwise to be certain offense not the offense by reason of the youth, the want of maturity of understanding, the soundness of mind or the intoxication of the person doing the act or the reason of the any misconception or the part of that person, every person has the same right of private defense against that act which he would have it if the act were that offense। मतलब कि जब कोई कार्य कोई अन्यथा कोई अपराध होता है, कोई ऑफेंस होता है, उस कार्य को करने वाले व्यक्ति के लिए बालकपन समझ की परिपक्वता के अभाव कि वही भाई वो पागल है या उस व्यक्ति के किसी भ्रम के कारण वह अपराध नहीं है तब हर व्यक्ति उस कार्य के लिए प्रतिपक्ष का वही अधिकार रखता है जो उस कार्य के लिए की दशा में रखता कि भाई अगर वो पागल नहीं होता तो जैसे दूसरे को तब प्राइवेट डिफेंस का अधिकार था ना, राइट था, तो वो तब भी वैसा ही रखेगा जब वो पागल है तब भी। उसके बाद है सेक्शन 99 एक्ट्स अगेंस्ट वेयर देयर इज़ नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। आपको कब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का अधिकार नहीं है, 99 ये बात करता है। देयर इज़ अ नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट विच डज नॉट रीजनेबल कॉज द एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट। मतलब कि जहाँ आपको नहीं लगता कि आपको एप्रीहेंशन महसूस नहीं हो रहा है डेथ का और ग्रीवियस हर्ट का, और इफ़ डन और अटैम्प्ट टू बी डन, और आपको कोई डन करने वाला है अटैम्प्ट करने वाला है बाय पब्लिक सर्वेंट एक्टिंग इन गुड फेथ, और पब्लिक सर्वेंट एक्टिंग मतलब अपना एक्ट करे गुड फेथ में अंडर कलर ऑफ हिज ऑफिस अपनी ड्यूटी के अनुसार, थ्रू दैट एक्ट में नॉट बी स्ट्रिक्टली जस्टिफिएबल बाय लॉ। देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट विच डज नॉट रीजनेबल कॉज द एप्रीहेंशन ऑफ डेथ or of a grievous hurt if done or attempt to be done by direction of public servant acting in good faith under color of office through the डायरेक्शन में स्ट्रिक्टली जस्टिफिएबल बाय लॉ। कि भाई कोई भी जो प्राइवेट पब्लिक पर्सन है, पब्लिक सर्वेंट है, वो अपनी ड्यूटी कर रहा है और आपको लग नहीं रहा कि आपकी डेथ हो सकती है, हो सकता है, तो आपको वहाँ पे प्राइवेट डिफेंस का अधिकार नहीं है। और यहाँ पे देयर इज़ नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस डिफेंस इन कोज इन विच देयर इज़ टाइम टू हैव रिकोर्स टू प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज़। और आपको वहाँ भी राइट नहीं है प्राइवेट डिफेंस का जहाँ पे वो प्रोटेक्शन देता है पब्लिक अथॉरिटी को। एक्सटेंड टू विच द राइट में भी एक्सरसाइज, मतलब कि इस अधिकार का कहाँ तक विस्तार है। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन नो केस एक्सटेंड टू इन्फ्लिक्टिंग ऑफ मोर हार्म देन इट इज़ नेसेसरी टू इन्फ्लिक्ट फॉर द पर्पस ऑफ डिफेंस। किसी दशा में भी प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार उतनी अपमानी से अधिक अपमानी तक करने का नहीं है जितनी प्रतिरक्षा प्रयोजन में करनी आवश्यक हो।
जितना ज़रूरी है सिर्फ आप उतना ही कर सकते हैं, ये नहीं कि बस हद से ज़्यादा आप करें। एक्सप्लेनेशन 1 कहता है पर्सन इज़ नॉट डिप्राइव्ड ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट डन और अटेम्प्ट टू बी डन बाय पब्लिक सर्वेंट्स। तो आपको कोई भी किसी पर्सन का प्राइवेट डिफेंस का राइट है वो वहाँ नहीं होता उत्पन्न, मतलब कि वहाँ नहीं उत्पन्न होता है कि जहाँ पे अटैम्प्ट किया गया कोई एक्ट करने वाले पब्लिक सर्वेंट के द्वारा एज सच अनलेस ही नोज और हैज़ रीजन टू बिलीव दैट द रीजन डूइंग द एक्ट इन सच पब्लिक सर्वेंट, कि उसका कारण है विश्वास से कि भाई वो जो कार्य कर रहा है वो पब्लिक सर्वेंट के द्वारा करा जा रहा है। ए पर्सन इज नॉट डिप्राइव्ड ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट और अटेम्प्ट टू बी डन बाय द डायरेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट। अगर कोई भी काम डायरेक्शन की पब्लिक सर्वेंट के द्वारा किया जा रहा है तो वहाँ पे भी आपका प्राइवेट डिफेंस का अधिकार उत्पन्न नहीं होता है अनलेस ही नोज और हैज़ रीजन टू बिलीव दैट द पर्सन डूइंग द एक्ट इज एक्टिंग बाय द डायरेक्शन और अनलेस सच पर्सन स्टेट्स द अथॉरिटी अंडर विच ही एक्ट्स और इफ ही हैज़ अथॉरिटी इन राइटिंग और अनलेस ही प्रोड्यूस सच अथॉरिटी इफ ही डिमांडेड। और ये सब लिखित में होगा जो उसकी अथॉरिटी ने दिया है, भाई उसकी डायरेक्शन में कर रहा है, तो आपको वहाँ पे भी प्राइवेट डिफेंस का राइट नहीं मिलता है। अब हम बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन 100 की। व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ, मतलब कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का अधिकार है आपका वो कब किसी की मृत्यु कारित करने तक है कि आप किसी पर्सन को मार भी सकते हैं, कि ऐसे कौन कौन से सिचुएशंस हैं कि जिसमें आप एक पर्सन को मार भी सकते हैं प्राइवेट डिफेंस में। The right of private defense of body extend under the restriction mentioned in last proceeding section to the voluntary causing of death or of any other harm to the assailant if the offence which occasion the exercise of right to be or any of the description hereinafter enumerated, namely first such an assault as may be reasonable cause the apprehension that death will otherwise to be consequence of such assault। ऐसा हमले जिससे ऋतुयुत रूप से यह आशंका होती है कि अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम मृत्यु होगा, मतलब को हमने अप्रिहेंशन हो रहा है, महसूस हो रहा है कि भाई ये बंदा हमें मारेगा ना तो इससे हम मर सकते हैं। फर्स्ट ये कहता है, तो वहाँ पे हमारा राइट टू प्राइवेट डिफेंस है डेथ करने तक का। सेकेंडली सच एन असोल्ट एंड मे रीजनेबल cause the apprehension that grievous hurt will otherwise by the consequence of such assault। ऐसा हमले जिसमें युक्तिगत रूप से आशंका होती है कि ऐसे हमले का परिणाम ग्रीवियस हर्ट होगा। थर्ड वन एन असोल्ट विद द इंटेंशन ऑफ कमिटिंग रेप, मतलब कि ऐसा लगता है हमें ऐसा लग रहा है कि जो हमला होगा ना तो हो रहा है तो इससे रेप हो सकता है, तो वहाँ पे भी हमें प्राइवेट डिफेंस का अधिकार है डेथ करने तक का। उसके बाद फोर्थ एन असोल्ट विद द इंटेंशन फॉर ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट, मतलब कि प्रकृति के विरुद्ध कुछ ऐसा गलत काम को यूज़ करने वाला अगर हमें ऐसा लगता है कि अननेचुरल लस्ट में, तो हमें प्राइवेट डिफेंस का अधिकार है डेथ करने तक का। उसके बाद आता है फिफ्थ एन असोल्ट विद द इंटेंशन ऑफ किडनैपिंग और अबडक्ट, और मतलब कि ये जो हमला हो रहा है ना उससे हमें ऐसी इंटेंशन हो रही है कि सामने वाले का इंटेंशन किडनैपिंग और अबडक्टिंग का, तो इससे भी हमें राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस हमारा एक्सटेंड हो जाता है कॉजिंग डेथ तक का। उसके बाद सिक्स्थ है वो बात करते हैं एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ रॉन्गफुली कन्फाइनिंग अ पर्सन अंडर सर्कमस्टांसिस विच मे रीजनेबल कोज him to be apprehended that he will be unable to have recourse to public authority of his release। इस आशय से किया गया हमला की किसी व्यक्ति का ऐसी परिस्थितियों में शहरोध परिरोध किया जाए, मतलब उसको रॉन्गफुली कन्फाइन किया जाए, इस तरीके से हमला किया जा रहा है जिससे उसे युक्ति रूप से आशंका कारित होगी वह अपने आप को छुड़वाने के लिए वो अथॉरिटीज़ पब्लिक अथॉरिटीज़ की हेल्प नहीं ले पाएगा। अगर हमें ऐसा लगता है ना कि हमें रॉन्गफुली कन्फाइन करना चाहता है कोई, और तो वहाँ पे भी हमारा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सटेंड करता है कॉजिंग डेथ से। उसके बाद हमारा सेवन्थ है वो जो हमारा क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट था 2013 का, जो उसमें ऐड हुआ सेवन्थ पॉइंट एन एक्ट ऑफ थ्रोइंग और एडमिनिस्ट्रेटिंग एसिड और अटेम्प्ट to throw or administer and
acid which may reasonably cause the apprehension that grievous hurt will otherwise to the consequence of such act means तेजाब फेंकना या सेवन कराने का कार्य या तेजाब फेंकने या सेवन कराने का प्रयत्न, मतलब कि आप किसी भी तेजाब फेंक रहे हो, उसको पिलाना चाह रहे हो या फिर उसको फेंकने का कोशिश कर रहे हो, ऐसा आपको लगता है जिससे आपको ग्रीवियस हर्ट हो सकता है। भाई तेजाब भी ऐसा होता है, कितनी दिक्कत होती है उसकी। तो आप ऐसी सिचुएशन में आपको इतना प्राइवेट डिफेंस का राइट है आईपीसी के अकॉर्डिंग, सेक्शन 100 के अकॉर्डिंग, तो कि आप किसी की डेथ तक भी कर सकते हो। आई होप आपको सेक्शन 91 से लेकर 100 तक अच्छे से क्लियर हुए होंगे। आगे के लेक्चर के लिए बने रहिए। थैंक यू।